कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और आज भी कुछ ऐसी बातें इस प्रोग्राम में होने जा रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो सब कुछ जानते हैं। अब उसमें से कितना बताते हैं ये आपका दबाव और हमारा प्रयास रहेगा। मैं आपका परिचय करा रहा हूं। हमारे साथ मनीष कुमार वर्मा जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। साथ बहुत स्वागत है आपका। बहुत मीडिया में कम दिखाई देते हैं, लेकिन जो आदमी जितना गहरा होता है अपने काम में, उतना ही वो ऊपर जो है कम से कम कोशिश करता है कि दिखाई दे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो सर, हमारा देवेंद्र जी, आज हमारा टास्क बड़ा हो गया है, क्योंकि बातें कुछ ऐसी होनी है जो कि जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर और अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत आपका भी। तो मनीष जी हमारे स्टूडियो में आए और मनीष, हम लोग बाहर बैठकर बात कर रहे थे, तो बाहर जैसे टीवी पर वो चलता है ना कि आगे प्रोग्राम में अगला प्रोग्राम कौन सा है, तो वो लाइनें चल रही थी। नीतीश कुमार किसके कंट्रोल में है, जेडीयू कौन चला रहा है, फैसले कौन ले रहा है जेडीयू के अंदर। और इन्होंने देखा और जोर जोर से हंसने लग गए, ठा के मार मार के, कि आप लोग ये सब पूछेंगे। यार ये पूछा तो जाएगा। अब आज क्योंकि देखिए सर, मनीष जी, मतलब हम प्रोग्राम में हंसते हंसते सब बातें कर लेते हैं जी, लेकिन ये विषय है बड़ा गंभीर। मैं आपको बताऊं, लोगों की चर्चा बहुत है इस बात की। आपने आधी बात बताई, अच्छा बाहर वाली पूरी कर दूं अगर आपकी अनुमति हो। जब ये टिकर पे नीचे आया नीतीश कुमार जी किसके कंट्रोल में है, तो वहां बैठे सब लोगों की निगाह मनीष जी की तरफ। क्या ये मतलब एक तरह से आपने ये बहुत ही बाकी अब आप ये मैं तो निगाहों की बात कर रहा हूँ। क्या आपने क्या है अरे से जो सर, ये लोग चर्चा करते हैं इस बात की, आप भी जानते होंगे, लोग पूछते तो हैं, हम लोग से पूछते हैं कि तबीयत कैसी है नीतीश जी की, क्या एक्चुअली वो सरकार के फैसले ले रहे हैं। सारी बातें होती रहती हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हुई। अब पार्टी कहती है कि भाई ये बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, कई बार व्यक्ति के मुंह से कुछ हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ हो गया। जैसे अभी आज वो एक प्रोग्राम में थे, बड़ा प्रोग्राम था बिहार के अंदर। आज सामाजिक पेंशन जो है उसकी राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए की गई है, और 1 करोड़ 10 लाख लोगों के खाते में ये पैसा आज डाला गया है। तो बहुत बड़ा फैसला है सरकार का, और इलेक्शन पर इसका बहुत जेडीयू के लिहाज से बड़ा असर पड़ना चाहिए। लेकिन वहाँ उस प्रोग्राम में थे वो तो विजय चौधरी जी थे, विजय सिन्हा जी थे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने विजय चौधरी जी को डिप्टी उप मुख्यमंत्री कह दिया। अगेन लोग कह सकते हैं भाई ये तो छोटी सी बात है, कोई बात स्लिप ऑफ टंग, विजय विजय है ना। बट ये चीजें एक क्रम में हो ही जा रही हैं, तो इसीलिए ये सवाल है। और तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, तो आप आज बता दें इस बात को, क्या नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? देखिए, मैं तो पिछले कई वर्षों से साथ नीतीश जी के साथ रहा हूं। पहले उनके सचिव के रूप में काम किया हूं, उसके बाद उनके एडवाइज़र के रूप में काम किया हूं, और अभी मैं जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये जो बातें जो है, जो इस तरह का जो अभी एक हमको लगता है कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है, और बराबर हम देख रहे हैं कि ये मीडिया में इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बहुत उछाला जाता है। तो हमने देखा है कि जो मेन मुद्दा है उससे भटका करके इन छोटी बातों में, उससे एक कहीं से स्लिप ऑफ टंग हो गया या कुछ हो गया, तो इसको बहुत हाईलाइट बार बार चलाने की कोशिश होती है। ये देखिए बहुत सीरियस मामला है कि जब आप मेन मुद्दे को छोड़ करके जो उन्होंने काम किया है, जो नीतियां उनकी रही है, और जिस तरह का काम उन्होंने पिछले 20 वर्षों में किया है, और जिस तरह का काम फैसले अभी ले रहे हैं। अभी आपने चर्चा की कि भाई जो पेंशन है उसकी राशि 400 से बढ़ा के 1100 रुपये कर दी गई है। अब बताइए, एक बहुत बड़ा फैसला है। फाइनेंशियली देखा जाए 1 करोड़ 10 लाख लोगों के लिए ये फैसला 2.5 गुना करीब पेंशन की राशि बढ़ना एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कंप्लीट बड़ा फैसला है, और इसका काफी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। बट सवाल ये कि ये फैसला कौन ले रहा है? मैं फिर उसी पे आ रहा हूँ। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। जो व्यक्ति बिहार को 20 सालों से चला रहा है, उसके पहले केंद्र में अटल बिहारी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उस समय
रेल मंत्री थे और विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों में थे। इतना जो काम 50 साल का जिसको अनुभव है, बिहार को 20 साल तक चलाना आसान काम नहीं है। बिहार जितना सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इस तरह से चला पाना, इतना सधे अंदाज में चला पाना और बिहार को एक विकास के पथ पे ले जाना कोई साधारण राजनेता का काम नहीं है। आप कह रहे नीतीश जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जिस तरह से इन्होंने बिहार को चलाया है, आगे बढ़ाया है, किस प्रकार का इनको बिहार मिला था और किस प्रकार का इन्होंने जिस तरह से काम किया हर क्षेत्र में, एक पूरा का पूरा रोड मैप बना करके इन्होंने बिहार को विकास के पथ पर डाला। पहले जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। आप पहला कार्यकाल देखें तो बहुत फोकस रहा लॉ एंड ऑर्डर पे। फिर सड़कों की जहाँ हालत ख़राब थी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया काफ़ी ज़्यादा। फिर बिजली की स्थिति जो बिहार में बहुत खस्ता हाल बिजली थी, क्या बिजली आती थी, हम लोग तो बस लालटेन में पड़े हुए लोग हैं। वहाँ पर से फिर पूरे इन्होंने जो कमिटमेंट किया, जो कि मैं 3 साल में बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा, और आप देखेंगे कि इन्होंने जनता से जो कमिटमेंट किया सबको पूरा किया है। 7 निश्चय के कार्यक्रम हुए 2015 में, उसको सब पूरा किया। 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम चल रहे हैं अभी, और जो सारा काम हो रहा है, तो एक वादा वो जनता से कमिटमेंट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो ऐसा जो काम है, इतना दृढ़ निश्चय है और इस तरह से एक रोड मैप पे काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो अब एक तरह से फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा है कि बिहार को लॉन्च पैड के रूप में जो अगला जो है बिहार का भविष्य अगले 5 साल में 10 साल में जो काम होने वाला है, उसका एक आधारशिला उन्होंने रख दी है। रोड अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, आपके जितना भी बिजली की स्थिति ठीक है। अब देखिए चारों तरफ से एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिहार में माहौल बन रहा है। काफ़ी इंडस्ट्री आ रही है, 16 इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ लगी, जगह जगह सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लग रही है, अपैरल की फैक्ट्री, कपड़े का, उसके साथ साथ चमड़े का उद्योग आपका मुजफ्फरपुर में लग रहा है, बिहटा में लग रहा है, बेगूसराय में फैक्ट्री लग रही है, गया में इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाला है। तो जगह जगह से फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ है। मखाने की बात करें तो मखाना का उद्योग, वर्ल्ड का 90% मखाना बिहार से जाता है, और जिस तरह से मखाना उद्योग आगे बढ़ा है, जिस तरह से उसकी कीमतें आगे बढ़ी है, तो मखाना का सेंटर है यहाँ पे बिहार में। किस तरह से उसका एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है, मखाना बोर्ड और केंद्र सरकार की सहायता से मखाना बोर्ड का भी गठन हो रहा है। तो हर तरह से चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, हर तरह के इंडस्ट्री को, तो एक रोड मैप बना, एक लॉन्च पैड बना गया बिहार को। वो नीतीश कुमार ने फाउंडेशन स्टोन उसका बना दिया और उस पर आगे काम हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है। जो मैं हेल्थ वाली बस तो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने कहा कि ये आपको विपक्ष की शरारत और मीडिया क्रिएशन आपने कहा ये ज्यादा है, इसमें फैक्ट उतना नहीं, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाह रहा, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, ये लोगों में चर्चा का विषय रहता है। लेकिन अब आप देखिए कि जो स्वास्थ्य की बात बराबर करते हैं, स्वास्थ्य की बात चर्चा होती है, कई बार देखा है मैंने कि स्वास्थ्य पे बहुत चर्चा होता है, हालांकि ये व्यक्तिगत चर्चा है। मैं कहता हूँ कि जो पिछली बार आपने देखा जाड़े के समय में पूरा 2 महीना कंटिन्यूअस सीएम साहब हर जिले में गए, जहाँ जहाँ पे जो समस्या थी सबको नोट डाउन किया, समस्या का क्या रेजोल्यूशन होगा सब जगह से लेके आए, और पटना में आकर के 50,000 करोड़ की ज़्यादा की स्कीम उन्होंने तुरंत सैंक्शन की। जितने भी इश्यूज पूरे स्टेट के थे सबको एक साथ रिजॉल्व किया और सब पे काम शुरू करवा दिया। जितना आज आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी देखिए, हर दिन ना कोई प्रोग्राम में जाते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो इतना सारा काम बिहार का जो चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करना, इसको देखना, दिशा निर्देश देना, हर तरह के काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं मुख्यमंत्री बस अपने मंत्रियों के नाम बता दें एक बार सभी। प्रशांत जी को क्या बोलना है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आप देखिएगा कि क्या क्या वो और भी क्लेम करते हैं। उनके क्लेम के विषय में जो कहा जाएगा कि कितने क्लेम उन्होंने किए हैं और कितना वो सच्चाई में है, तो सब लोग जानते हैं कि हर समय उनका एक नया क्लेम आता है। अच्छा ठीक है, अब आप चूंकि ये बहुत नजदीक से आप काम किया है और कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम नीतीश कुमार की वर्क स्टाइल को थोड़ा समझें और कितना फर्क आया। जैसे आपने पहले टेन्योर की बात की, बिहार के बहुत से लोग पहला टेन्योर आज भी याद करते हैं कि भाई हाँ, वो जिसको सो कॉल्ड जंगल राज के बाद वो 5 साल हमने देखा बिहार में लॉलेसनेस खत्म होते हुए और लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज स्थापित होते हुए।
वो 5 साल और ये मान लें पिछले 5 साल, इसमें नीतीश कुमार की फंक्शनिंग में कितना अंतर आया आपके हिसाब से अनंत जी? आपके सवाल पे आऊं, लेकिन स्वास्थ्य पर एक बात मैं आपको एक बड़ा छोटा सा किस्सा नीतीश कुमार जी के बारे में बताना चाहता हूं। 2 वर्ष पहले मुझे वहां के राजभाषा विभाग का एक पुरस्कार मिला, फादर कामिल बुल्के पुरस्कार, बिहार सरकार का। तो उसकी राशि 50,000 रुपये थी। तो जितने पुरस्कृत लोगों थे उनमें से कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये राशि बड़ी कम है और आप कुछ अगर घोषणा कर दें। तो मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि जितनी राशि है उसको दोगुनी कर दी जाती है। बात आई गई हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। 7-8 महीने बीत गए। मुझे ये बताया गया कि 8 महीने के बाद नीतीश बाबू ने खुद संबंधित अधिकारी को पूछा कि जो पुरस्कार हमने बढ़ा के घोषणा किया था वो दे दिया गया, उन लोगों को क्यों नहीं दिया गया। उसके बाद आनन फानन में लोग तैयार हुए और सबको दोगुनी राशि मिल गई। तो अगर तबीयत उस स्तर की खराब होगी जैसा विपक्षी दल या बाकी लोग क्लेम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत छोटी बात है किसी मुख्यमंत्री के लिए कि साहित्यकारों को या पत्रकारों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसको 7 महीने बाद फॉलो करके पूछना। ये याद रखना ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव था, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ साझा करूं। दूसरी बात जो आपने पूछा कि उनके पहले कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में, तो बिहार में जब जब चुनाव होते हैं, आप आंकड़े निकाल लीजिए सौरभ जी, तब अपराध बढ़ते हैं। ये मनीष बाबू प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, इनके पास सारे आंकड़े होंगे। चाहे 10 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो। अब उसके पीछे क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, ये हमें नहीं पता। ये बिहार पुलिस के लोग बता सकते हैं। लेकिन जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मुझे लगा था कि ये संभावित प्रश्न हो सकता है, इसलिए हमने ये कुछ आंकड़े देखे। तो जब जब चुनाव होते हैं उसके साल 6 महीने पहले हत्या ज़्यादा हो जाती है, कभी अपहरण हो जाता है, कभी किसी बालू माफिया का कोई प्रकरण सामने आ जाता है आपके। तो इन सब चीज़ों पर बिहार की जनता को विचार करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर को भी विचार करना चाहिए। लेकिन ये भी राजनीतिक साजिश के तहत हो सकता है, आप कह रहे हैं? मैं तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो इसको सोचता हूं कि कोई प्रमाणित कर दे। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि चलिए वो छोड़ दीजिए साजिश की बात। ये भी देखिए कि जिस तरह से विपक्ष पूरे प्रदेश में जितना भी क्राइम हुआ है उसका एक एक जगह पे जिले से आंकड़ा निकाल करके और एक कंपाइल करके ट्वीट करना या एक तरह से फेसबुक पे डालना, सोशल मीडिया पे डालना कि आज इतना क्राइम हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले ही ये सब चीज़ें होती है? किसी भी सोसाइटी में या पूरे किसी भी राज्य को आप ले लेंगे तो वहाँ पे एक मिनिमल रेट ऑफ क्राइम रहता है, एक नॉर्मल पैटर्न रहता है। ये चुनाव आने से या इस तरह से उसको एक हाईलाइट करने का तरीका हुआ कि इसको किसी तरह से आप बार बार कह करके, ये तो हर विपक्ष करता है, ये करता है, तो इसको समझना भी तो पड़ेगा कि ये हो क्या रहा। तो आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा अननेचुरल उछाल नहीं आ गया? नहीं, अननेचुरल उछाल है कि नहीं वो नहीं कर रहा हूं। एक तो हम ये देखते हैं कि भाई कि आप जो क्राइम है यदि सबको कंपाइल करके करें तो कुछ नहीं, वो तो सीधा ऐसे बढ़ाने वाली बात हो गई कि हर क्राइम को। आप देखिए कि कमिटमेंट क्या है सरकार की। हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है, उसका कमिटमेंट है लॉ एंड ऑर्डर के लिए बिहार के प्रति। और आपने देखा है कि हमेशा हमारा 0 टॉलरेंस रहा है क्राइम के प्रति। कभी भी किसी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं मिला है। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको पकड़ेगी पुलिस, उसको पकड़ करके सजा दिलाना हमारा काम है। और जैसा भी, और दूसरी बात है कि हर क्राइम 2 तरह के क्राइम होते हैं, एक प्रिवेंटेबल है और एक जो है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कहीं पे छिनतई हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो आप पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे, ये सब कर देंगे तो वहाँ प्रिवेंट किया जा सकता है। और बिहार सरकार ने 112 की सर्विस लॉन्च की है और सब जगह पे आप देखिए कोई भी इस तरह की घटना है, किस तरह का चीज़ होता है, आप 112 पे फ़ोन कीजिएगा तो 10 से 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। और बहुत सारे क्राइम्स, जैसे अभी जो ये भोपाल खेमका वाला कांड हुआ, मैं एक बार देवेंद्र के पास जाऊं, इस प्रकरण में आपको सीधे मैं नीतीश कुमार जी की बात करता हूं, क्योंकि ये चर्चा हुई कि नीतीश कुमार जी बोल नहीं रहे, कहाँ है नीतीश कुमार जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल क्राइम था जो हुआ ये। आपको लगा, क्योंकि आप बिहार में भी कनेक्टेड रहते हैं, आपको लगा कि नहीं नीतीश जी जो हैं ऑन बोर्ड थे हर जगह पर? नहीं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे सबसे पहले तो एक बात अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के मेडिकल कंडीशन के बारे में
डॉक्टर ही बता सकता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। सही लेकिन बात है। अगर आप सार्वजनिक पद पर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और ना सिर्फ स्लिप ऑफ टंग बल्कि स्लिप ऑफ एक्शन दिखे और बार बार दिखे, तो फिर सवाल लाजमी खड़ा होना ही है। नीतीश कुमार के जैसे पहले स्लिप ऑफ टंग की बात कर रहे हैं कि पहले के नीतीश कुमार को देखें तो एक एक शब्द नाप तोल के, ऐसा नेता जिसने कभी ये नौबत नहीं आई कि मेरे कहने का मतलब ये था, मीडिया ने गलत पेश कर दिया, मैं ये कहना चाहता था, ये नौबत ही कभी नहीं आई। नीतीश कुमार तो वो नेता है जो कि नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद वो बताते थे कि हाँ क्या क्या इन्होंने गलत बोला। अब वो नीतीश कुमार अगर बार बार स्लिप ऑफ टंग करते हैं, और स्लिप ऑफ टंग से ज़्यादा बड़ी चिंताजनक स्थिति सौरभ है स्लिप ऑफ एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी तो छोड़िए, अगर आप रविशंकर प्रसाद के सामने पढ़ते हैं और रविशंकर प्रसाद का पाँव छूते हैं तो लोगों के मन में एकदम से हैरानी होगी कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को वासे वो नहीं जानते, लेकिन रविशंकर प्रसाद को पब्लिकली अगर आप पाँव छुएंगे तो सीधे चिंता की बात होगी कि समथिंग इज रॉन्ग, कहीं कोई चिंताजनक बात है। नहीं देखिए, दूसरा, जेडीयू के अगर नेताओं से अंदर बात कीजिए, जो लोग उनसे मिलते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं, वो ये बताते हैं कि हाँ क्या क्या समस्या है, चिंताजनक स्थिति है, चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं सर। और वो बस ऑन रिकॉर्ड क्योंकि नहीं आते, लेकिन वो बहुत सारी चीजें बताते हैं कि कंसर्न है। जेडीयू बीजेपी दोनों के पास ऑप्शन नहीं नीतीश कुमार के अलावा। हाँ, उसमें तीसरी चीज कि नीतीश कुमार की छवि इतनी शानदार रही है कि आज भी सौरभ अगर कहें कि ये अगर किसी को कोई हेल्थ कंसर्न हो जाए कल ठीक हो जाएंगे वो, तो इस बात को लेकर बिहार की जनता उनको निगेटिव वे में नहीं देख सकती, कोई भी। और किसी भी जेडीयू तो छोड़िए, बीजेपी के नेता से पूछिए, वो ये मानता है कि नीतीश कुमार का अपना जो वोट बैंक है वैसे ही है, और वो हर कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से है। और आज भी बिहार के किसी भी नेता, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू में आप देखें तो नीतीश कुमार की छवि के सामने अभी कोई वैसा नहीं देगा, क्योंकि इस छवि को उन्होंने बनाया है, गढ़ा है इतने सालों में। उनकी ईमानदारी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं, उनके बोलने के ढंग, समझ, हर चीज़ में, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे आप चेक कर लें, आम जनता के हिसाब से चेक करें, बौद्धिक लोगों से चेक करें, जो भी उनसे इंटरेक्शन करते रहा है वो ही आपको बताएगा कि कितना बैलेंस। और वो उनका सपोर्ट बेस इंटैक्ट है आपको लगता है? वोट के हिसाब से हमको तो छोड़िए, मेरा पार्टी के भी सभी लोगों को ये लगता है, बीजेपी खासतौर पे आपको लगता है कि हाँ एकदम से उसमें कोई समस्या नहीं है। और ये लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का हर नेता ये कहता था कि एक भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जहां नीतीश कुमार के नाम पे वोट देने वाले 1 से 1.5 लाख वोटर ना हो। अरे एक सेकंड में जरा, क्योंकि आप तो पार्टी हैं इसमें, ठीक है, ये हम लोग जो है थोड़ा सा बाहर से देख करके उस पर कमेंट कर रहे हैं। नीतीश कुमार नेता ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपको या एडमिनिस्ट्रेटर? को बड़ छोट कहत अपराधू है ना, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार नेता बहुत बड़े हैं एडमिनिस्ट्रेटर से। अच्छा नेता वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर अपने साथ रखता है। नेता का एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना आवश्यक थोड़ी है, उनके लिए तो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उनको ये गुण होना चाहिए कि इनसे कैसे काम ले सकते हो, कैसे आईएएस फिर नेता, मतलब आईआईटी, आईएएस, सचिव, उसके बाद 7 सलाहकार, और उसके बाद अब राष्ट्रीय महासचिव। नीतीश जी के गृह जिले से उनके स्वजाती है, तो नीतीश बाबू को पता था ना कि मनीष वर्मा जी का क्या उपयोग कर सकते हैं हम। तो ये नेता के लिए काम करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, काम करवा लेना महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो नीतीश बाबू एक ऐसे नेता है जिनका व्यक्तित्व तो इतने आसानी से डिकोड नहीं हो सकता। वो उनको, उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। आप पहले कार्यकाल की बात पूछ रहे थे, पहले कार्यकाल में उन्होंने कानून व्यवस्था और बालिकाओं को साइकिल का ऐसा उन्होंने किया कि जनता दीवानी हो गई। उसके बाद आइए महिलाओं के वोट के लिए उन्होंने लगातार काम किया, और उन्होंने महिलाओं पर अपना फोकस रखा। शराबबंदी के पीछे सिर्फ और सिर्फ जीविका दीदी का जो वो पूरा उनके पास फीडबैक था, उसके आधार पर उन्होंने किया। कितनी शराबबंदी है मैं इसमें नहीं जाता हूँ, क्या शराब पटना में मिलता है नहीं मिलता उसको कोई बात नहीं, लेकिन जो उन्होंने कानूनी जामा पहनाया, और ये काम एक नेता ने फैसला लिया और उसको लागू करवा दिया। अभी 35% आरक्षण दिया। अब आप देखिए जो क्षैतिज आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो 35% का दिया है, ये मतलब अद्भुत है। तो नीतीश कुमार जी का जो एक वोट बैंक, उनके लव कुश समीकरण के अलावा जो महिलाओं का उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। जैसे आप कभी बिहार की राजनीति को पढ़ेंगे ना, हम बिहार को जो हमें ज्यादा सामने दिखाई देता है कि भाई थोड़ा विकास में पिछड़ा हुआ राज्य जो है, या सोशल पैरामीटर्स पर हमको पीछे दिखाई देता है, या जहां ज्यादा गुंजाइश है काम करने की। अदरवाइज अगर आप आइडियाज के लेवल पर देखें तो ये बिहार तो दशकों आगे रहा पूरे देश से। सर लोकतंत्र की जननी है बिहार। महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं वहां पर, महिला आरक्षण बिहार में आया सबसे पहले,
अति पिछड़ों का आरक्षण जो है वो बिहार में वो सबसे बहुत पहले पहले आया। आया। इवन जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की सोच सबसे पहले बिहार में आई, तो लागू नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से, लेकिन वो भी काम हो ही गया था एक लेवल पर बिहार में। बिहार जो आज सोचता है पूरा देश 10 वर्षों के बाद सोचता है। ये बात बंगाल के लिए भी कहते हैं। नहीं, ये बिहार का ही पार्ट था वो तो, मतलब बिहार बंगाल का ही पार्ट था, ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये टिपिकल बिहारी सिंड्रोम है। अब आप मुझे बताइए सर, थोड़ा सा खुल के बात कीजिए ना। मुझे बताइए नीतीश कुमार जी से के साथ काम करने में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? मतलब उनकी पर्सनालिटी में सबसे खास बात क्या लगी आपको, जब आपने उन्हें जाना नजदीक से? देखिए, जितना भी मैं उनको देखता हूं तो उनका एक तो लगता है कि बहुत कमिटमेंट रहता है काम के प्रति, कि मैं जब भी महसूस करता हूं कि जब भी उनको कोई और काम होता है और सरकारी काम होता है तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट के काम को प्रेफरेंस देते हैं कि भाई ये आपका काम कर देते हैं। जो एक तरह से उनका जो भी है काम के प्रति बड़ी कमिटमेंट रहती है, बहुत पंक्चुअल रहते हैं और समय से पहले काम करते हैं। जो भी काम है यदि कल होना है तो कल से पहले ही हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। इतना तभी जो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, इतना बड़ा बड़ा काम वो करवा पाते हैं जमीन पे, कि उसकी बड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और एक एक चीज को, एक एक पहलू को, डिटेलिंग को समझते हैं। एक तो बड़ा विजन है कि क्या कर रहे हैं उनको पता है, और दूसरी बात है कि उसकी डिटेलिंग क्या होगी, कैसे होगा, माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं कैसे क्या होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कोई टीम है क्या या रही है? हर नेता को चाहिए होते हैं ना अपने आसपास एक, मतलब जैसे आपने विजन की बात की, हर आदमी हर चीज सोच ले मुमकिन नहीं है। हाँ, उसको चाहिए आसपास लोग बताने के लिए कि साहब ये काम हो सकता है। नेता वो जो उसे डिसाइड करे ये बेहतर है मेरे लिए, मेरे प्रदेश के लिए। देखिए, वो तो हमेशा होता है कि जितने भी अफसर हैं, विभागों के अफसर रहते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय होता है और सब जितने भी लोग होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब लोग होते हैं, तो ये सब टीम के पार्ट है। और वहाँ से जब नीतीश जी की खासियत क्या है कि जब वो फील्ड में जाते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड में जाते हैं, जब भी कोई समस्या को फील्ड में देखते हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो कई बार सीधा सॉल्यूशन वहीं से सीधा निकल के आता है। तो ये जो विज़न कहते हैं इसको कि भाई कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सीधा उनके हाथ से निकल के आता है। और डिटेलिंग वगैरह जो है ऑफिसर्स करते हैं और फिर इसको एक अमली जामा एक पहना। चीज और आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि वो बार बार ये कहते हैं कि मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मतलब एनडीए में रहूंगा, बीजेपी के साथ रहूंगा। हम 2 बार वहां गए, गड़बड़ हो गया। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम महसूस हुई थी उनको? देखिए, ये जो है, देखिए कमिटमेंट उनका बिहार के प्रति है और बिहार में किस तरह से तेजी से विकास हो, इस एजेंडे पे वो कायम रहते हैं। उनकी जो भी नीतियां हैं बिहार के लिए है और हर समय इसी मुद्दे पे रहते हैं। जहां पर वो देखते हैं कि भाई कि बिहार के लिए संभावनाएं अधिक है, अच्छा हमको मिल सकता है, बिहार के लिए अच्छा डील मिल सकता है, बहुत काम हो सकता है, जहाँ पे तो एक तो है कि भाई कि हम लोग बहुत दिनों से रहे हैं गठबंधन में, ये साथी आज के नहीं है, बहुत दिनों से हम लोग का गठबंधन भाजपा के साथ रहा है और काफ़ी सक्सेसफुली भी चला है जगह पे। बीच में 1-2 छोटे छोटे पीरियड आप देख लेंगे, उन्होंने सब तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखा जो भी हुआ, लेकिन बाद में जो निष्कर्ष निकाला कि जो बिहार के लिए काम जिस तेजी से होना चाहिए और जनता के लिए, हम लोग जो सरकारें होती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकारें तो इसीलिए होती है भाई कि राज्य की जनता के लिए काम हो। तेजस्वी के साथ काम करने में उनका ऐसा कटु अनुभव क्यों है? नहीं, उनको जो महसूस हुआ, जो काम करके जो महसूस होगा, सारी बातें तो मैं कह नहीं सकता हूँ, कई बातें इंटरनल हो सकती, नहीं कह नहीं सकता, मतलब कि जानता भी नहीं। विधानसभा में कह चुके हैं मुख्यमंत्री। नहीं, वो बात नहीं है, सारी बातें मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ। जब आप अफसर के रूप में काम करते हैं तो बहुत चीज़ें, बहुत सारा पॉलिटिकल डिसीजन आपके सामने नहीं होता है, तो कई बार इंटरनल चीज़ें होती है जो हमको नहीं मालूम है। तो सारी बात मैं आपको कह दूं नहीं कह सकता, मतलब इसका मतलब ये है कि मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो उनका जो कमिटमेंट रहा है और जिस काम को जिस तेजी से वो देने की कोशिश करते, उसमें यदि बाधा पड़ती है तो उनको थोड़ा इरिटेशन। क्या बाधा आती थी आरजेडी के साथ? प्लस के हिसाब से पहले समझे सौरभ, जैसे प्लस में क्या है कि आज भी आप देखेंगे कि बीजेपी को जब वो छोड़ के गए तब, या आरजेडी को जब छोड़ के बीजेपी के साथ आए तब, या आज प्रशांत किशोर, कोई भी नेता आज तक ये नहीं बोल पाता है कि नीतीश कुमार भ्रष्ट थे। ये एक बड़ी ताकत है कि आप कोई भी आरोप, जैसे बीजेपी आरोप लगाती थी कि जंगल राज वालों के साथ चले गए, आरजेडी आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों के साथ चले गए, कोई ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है, क्योंकि वो एकदम जीरो वो है टॉलरेंस उनका। दिक्कत क्या है कि एक तो बहुत गजब के जिद्दी हैं, चिढ़ने वाले नेता, और अवसरवादी तो एकदम पराकाष्ठा।
जिद में समस्या कहाँ आती है, चिढ़ने वाली में, जैसे आरजेडी के साथ समस्या आ रही थी कि आरजेडी की ये कोशिश थी कि अगर सरकार में हम साझेदार हैं तो हर चीज़ में हमारा दखल हो। जैसे अगर डीएम एसपी का ट्रांसफ़र करना हो तो आधे ज़िले हमारे, आधे ज़िले जेडीयू के पास जाए। नीतीश कुमार ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, गवर्नेंस में उनको एकदम हस्तक्षेप नहीं चाहिए। बीजेपी के साथ भी जब रहते हैं तो गवर्नेंस में हस्तक्षेप नहीं करने देते। सुशील मोदी जब थे तो सब ठीक था, लेकिन सुशील मोदी के अलावा वो बीजेपी के लोग बहुत दखल करें वो नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन गडकरी थे, बहुत सारी शिकायतें बीजेपी नेताओं की थी। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता ने एक व्यक्तिगत शिकायत की कि मुझे इस ज़िले के एसपी, जहाँ के वो थे, इस ज़िले के एसपी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, तो इसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। गडकरी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा गया है। गडकरी जी ने जेटली जी को बताया और पूरी लिस्ट लेके वो गए थे। 6-7 उसमें सूची में काम था, उसमें एक ये भी था कि भाई इस ज़िले के अधिकारी ने ऐसा ऐसा किया हमारे नेता के साथ, उसका ट्रांसफ़र पार्टी का ऐसा कहना है। सूत्रों ने हमें बताया कि नीतीश जी उस समय चिढ़े, बोले कि ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, इस बार मैं कर दे रहा हूँ लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। उस अधिकारी को वहाँ से हटा के पटना पोस्टिंग की है, प्रमोशन और उसके साथ मतलब प्रतिष्ठा के साथ। अच्छा, तो नीतीश कुमार शासन ऐसे चलाते हैं कि भाई उसमें गवर्नेंस में आपको दखल नहीं देना है। आरजेडी तो अपनी आदत से मजबूत, प्लस नीतीश कुमार को अगर ये पता चले कि हाँ यहाँ करप्शन हो रहा है, वहाँ करप्शन हो रहा है, तो वो फिर वो समस्या उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ पर वो दखल देंगे। तीसरी चीज़ ये हो गई थी कि जो नेता जेडीयू के हैं वो बार बार इन सारी चीज़ों को नीतीश कुमार को बहुत आसानी से बता रहे थे, और जो लोग उनको लेके गए थे वहाँ पे आरजेडी के खेमे की तरफ यहाँ से, वो फिर ऐसे तर्कों के सामने कमजोर पड़ने लगे। तो एक बार तो बोल ही दिया था इशारा करके, हाँ, यही ले गए थे बार बार, उनको कई बार बोल चुके हैं। कई बार बोल चुके हैं। वो इस मामले में बहुत पारदर्शिता है नीतीश बाबू के पास। मुझे लगता है कि इसलिए जेडीयू ने इस बार ये किया कि उनको सीधे मंत्री बनाया कि अगर वो मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर समस्या होगी। जैसे संजय झा बहुत आसानी के साथ रह सकते हैं, ललन सिंह अगर केंद्र में मंत्री नहीं रहते तो ऐसा जेडीयू के लोगों का कहना है कि फिर समस्या हो सकती थी। तो शायद इस वजह से उनको पहले ये तो ऑक्यूपाई कर दिया, कुछ कर लो पहले। ये आपस में आप लोग भले बात कर रहे हो, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। इनकी मौजूदगी में आप इनकी कुछ भी आप ये नहीं कहते ना तो मैं मान लेता है कि ये बात झूठी है। अच्छा, आपने क्योंकि कह दिया तो नहीं, बहुत अच्छी है, आप लोग आपस में बात कर ले तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कहने का कोई मौका भी नहीं। मैं हंसते हंसते जो विषय भूल गया, मैं क्या पूछने जा रहा। हाँ, अब सर एक सवाल ये रह गया, ये बड़ी चर्चा लोगों के बीच में कि इस चुनाव के बाद क्या अगर आपका गठबंधन जीत गया तो क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगली बार? बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि जैसे मतलब ये आपका विपक्ष भी कहता है और ये चर्चाओं में भी होता है कि जेडीयू का भविष्य भी सवालों में है क्या? देखिए, विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और हमेशा जो है विपक्ष की तरफ से, अब विपक्ष को बड़ी चिंता है कि आगे सरकार में क्या होने वाला है, सारा प्रेडिक्शन वो करने वाले हैं, तो सब कुछ उन्हीं की तरफ से नैरेटिव आ रहा है कि आगे बीजेपी कैसे बिहेव करने वाली है, कौन विलय हो जाएगा पार्टी का, कौन जीतने वाला है, कौन उसको किनके मुख्यमंत्री किसको बनना है, तो सारा प्रेडिक्शन वो सामने रख चुके हैं, कोई की आवश्यकता नहीं है। तो एक मुझे लगता है कि विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कह रहा है कि भाई कि आप देख लिए, संभल जाइए, ये तो मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सारा जितने भी लोग हैं गठबंधन के साथी हैं, सभी ने कमिटमेंट के साथ ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और जो आप देखें रेगुलर प्रैक्टिस ये रही है, हर जगह पे रहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। और अवश्य जो है इस तरह की महाराष्ट्र याद कीजिए, अभी महाराष्ट्र हुआ है, वो शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री। देखिए वो बात, परिस्थितियां अलग है। यहाँ पर तो सिंपल है कि कोई और चेहरा नहीं है, सीधा जो सीएम के पोस्ट पे कोई वैकेंसी नहीं। जीते तो आप मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, आप कह रहे हैं? मेरा तो पूरा मानना है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। जिस लिहाज से अभी बयान आ रहे हैं, अब उस स्थिति की कल्पना, मतलब जैसा इन्होंने कहा मनीष जी ना कि विपक्ष सब कुछ बता रहा है, वही तय कर रहा है, ये खाली नहीं तय कर रहा है कि विपक्ष में कौन बैठेगा। तो मुझे लगता है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस थे, बिहार में अभी ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई देता जो बीजेपी में मुख्यमंत्री की जगह ले सके। और बीजेपी ने 2 बार उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर करके देख चुके हैं, तारकेश्वर प्रसाद को और वो एक महिला जो आरजेडी से आई थी, नाम भूल गया मैं उनका, 2 उप मुख्यमंत्री बना के देख चुके हैं, रेणु देवी।
तो मुझे लगता है कि अगर ये गठबंधन जीतेगा, जिसके हाँ ये जरूर है कि बीजेपी को पिछली बार की तरह इस बार भी सीटें ज़्यादा आएंगी, ये तय है। लेकिन ऐसा लगता है, तय तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला, लेकिन अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आईं तो बहुत संभव है, अगर इतना ज़्यादा आ गई कि 100-125 सीटें आ गई तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन नीतीश बाबू का कद इतना बड़ा है और मुझे लगता है कि उनको, और जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि उनका स्वास्थ्य ऐसा है, उनका स्वास्थ्य ऐसा है, तो हो सकता है उनको केंद्र में किसी भूमिका में लाया जा सकता है, ये कह के कि अब आप चलिए, अब आप राष्ट्र की राजनीति करिए। हालांकि बिहार को लेकर उनका जो कमिटमेंट है उससे बिहार से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन भविष्य के गर्भ में राजनीति में क्या छुपा है ये तो हम लोग कयास लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है कि नीतीश बाबू को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है और वो चर्चा समय के साथ साथ दफन हो गई। तो मुझे लगता है कि अभी आज के स्थिति में अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। आज दूसरी बात भी आप देख लें, मैं इसमें और भी इंटरवीन करना चाहूँगा कि 2020 का समय लीजिए, कि उस समय भी जिस समय है हमारी सीटें कम आई थी, 43 आई थी और बीजेपी को 74 आई थी। नीतीश जी ने खुद पेशकश की थी कि भाई कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन भाजपा की तरफ से हुआ कि नहीं भाई, हम लोग ने आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा है, आप मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं। तो ये जो चर्चाएं चलती है सीट कम हो गया, तो देखिए ये गठबंधन में समझदारी की बात है और साझेदारी की बात है। ठीक है, सबने अपना जो धर्म निभाया है और मुझे लगता है कि आगे भी जिस तरह से बता रहे थे वो पूरी की पूरी यही बात है कि चेहरा यही है और सीएम के पद पे वर्तमान में कोई वैकेंसी नहीं है। अब सर देखें, बहुत कुछ अभी आने वाले महीनों में तय होना है। शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव की मनीष जी, और बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अरज जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी और कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।